अभी तक हमने क्या देख लिया था ना कि ऑडिट क्या है। तो ऑडिट क्या है ना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और हमें क्या करना है, ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है। हमने देख लिया था एग्जामिनेशन क्या होता है, कंट्रोल टेस्टिंग और सब्सटेंटिव प्रोसेस है। फिर हमने देखा ओपिनियन क्या होती है, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड, उसमें अंदर जाएंगे तो फिर क्या था, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अभी देखो हमारा जो मॉड्यूल का जो कंटेंट है ना, वो बेसिकली क्या है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से बना हुआ है। जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, वैसे हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं। तो तुम सिर्फ अपना ही मॉड्यूल नहीं, तुम किसी भी एग्जाम का, मतलब लेट से ECCA ले लो या USCPA ले लो, या तुम किसी भी कंट्री का मॉड्यूल उठाओगे ना, तो उनका जो ऑडिट का मॉड्यूल है वो कुछ नहीं है, मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का जो कंटेंट है उसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अब किसी ने कौन सा पैरा लिया है, किसी ने कौन सा पैरा नहीं लिया है, अगर वो मतलब CA इंटर लेवल पे है तो बेसिक्स ले लिया है, और वो नेक्स्ट लेवल पे है तो वहाँ पे पूरा स्टैंडर्ड सब कुछ ले लिया है, पर जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो कवर करता है। तो हमारा मॉड्यूल में क्या है ना कि फर्स्ट चैप्टर में एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि मॉड्यूल का कंटेंट नहीं है, जो कि बेसिक कंटेंट है। वही समझाना चाह रहा है हमको कि यार हम ऑडिटिंग में क्या करते हैं, क्या कवर करते हैं, हमारा ऑडिटिंग का स्कोप क्या है, हमें ऑडिटिंग में क्या क्या कवर करना चाहिए। तो वो मैं एक्सप्लेन करूँ उसके पहले ना मैं तुम्हें एक जनरल कंपनी का प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये समझ में आया ना तो दो तीन टॉपिक जो मॉड्यूल के ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। अभी तक तुमने कंपनी को देखा है, कंपनी के बारे में सुना है, तो तुमने क्या मूवीज़ में देखा होगा, TV शोज़ में देखा होगा, या कभी वेब सीरीज़ में देखा होगा कि एक कंपनी होती है, कुछ लोग काम करते हैं, उस कंपनी से पैसा कमाते हैं। वो क्या करते हैं कंपनी में एक्चुअली में, क्या नहीं होता है, वो सब बताते नहीं है उन सब में। तो एक ऑडिट के नज़र से, मतलब एक ऑडिटर की आंखों से अगर हम तुम देखोगे ना कि एक कंपनी क्या होती है, तो कंपनी देखो एक तरह से प्रोसेस होते हैं बहुत सारे। पहला प्रोसेस जैसे हमारा सेल्स का प्रोसेस है, फिर हमारा परचेजिंग प्रोसेस है, फिर पेरोल है, फिर प्रोडक्शन है, फिर फिक्स एसेट्स है। तो ये मोटा मोटी मतलब 4 से 5 प्रोसेस है। अभी सेल्स में ऐसा हो सकता है कि सेल्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट हो, डिफरेंट सेगमेंट हो। परचेजिंग में भी ऐसा हो सकता है कि इंटरनली परचेजिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। पेरोल मतलब कुल मिला के एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो भी सैलरी एक्सपेंसेस वगैरह ये सब प्रोसेस करना, बाकी सब चीज़ें मैनेज करना वो होगा। प्रोडक्शन मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रोडक्शन का एक यूनिट होगा जो प्लांट को मैनेज करता है। आखिरी हो गया फिक्स एसेट्स की, कोई कैपिटल एसेट लानी है, फर्नीचर, फिक्सर, प्लांट, मशीनरी, ये सब मैनेज करते हैं कंपनी में। तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, इन प्रोसेस के अंदर हो रहे हैं। इन प्रोसेस की अपनी रिस्क है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था एक सेल्स के प्रोसेस का, तो हमने देखा था कि सेल्स के प्रोसेस में क्या रिस्क है। वैसे इन सब में ना अपना अपना रिस्क है। उसके बाद में कंपनी क्या करती है, कंट्रोल्स इस्टेब्लिश करती है कि भैया ये कंट्रोल्स लगाती है, इसकी वजह से क्या होगा ना कि ये जो रिस्क है ना ये मिटिगेट हो जाएगी या कम हो जाएगी या एलिमिनेट भी हो जाएगी। तो जो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनमें इंटरनल कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। वो इतना खतरनाक प्रोसेस सेटअप करते हैं ना कि कोई आदमी चाह के भी फ्रॉड नहीं कर सकता। और देखो फ्रॉड करने के लिए ना बहुत ही एक्सपर्ट माइंड चाहिए, इतना ईजी नहीं है कोई फ्रॉड करने का। तो एक सिंपल तुम्हें एग्जांपल दूँ ना, मान लो एक परचेजिंग का प्रोसेस है। अब इसमें क्या ही कंट्रोल हो सकता है, इसमें कंट्रोल बताऊँ कैसे होता है कि मान लो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट में क्या होगा कि मान लो मैंने बोला कि इसको सामान खरीदना है, तो ऐसा थोड़ी ना मैंने बोला और सामान आ गया अगले दिन। उस डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होगा, वो मैनेजर अप्रूव करेगा कि हाँ ये सामान खरीदना है। उसके बाद में एक टीम होगी जो इवैल्यूएट करेगी किससे खरीदना है। और हर लेवल पर अप्रूवल होते हैं, जैसे यहाँ मैनेजर ने अप्रूवल किया ना, वैसे ही किससे सामान खरीदना है ये भी एक बंदा अप्रूव करेगा। उसके बाद में वो जाके सामान परचेज होता है। और हर लेवल पे ना लिमिट फिक्स होती है। जैसे मान लो एक छोटा डिपार्टमेंट है, उसका मैनेजर, उसको लिमिट दे दिया कि 50,000 तक का गुड्स ये अप्रूव कर सकता है। अगर गुड्स का वैल्यू 50,001 भी हुआ ना तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ अप्रूवल के लिए जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू कंपनी सेट कर देती है अपने बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कि भाई कितना वैल्यू किसको अप्रूवल के लिए देना है। हर डिपार्टमेंट में सेम प्रोसेस होता है। अभी प्रोडक्शन की बात करो तो फाइनेंशियल के अलावा नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मान लो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स होंगे। तो वो नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स अपने काम के नहीं होते हैं, अपने लिए जो फाइनेंशियल से रिलेटेड कंट्रोल्स है ना वो अपने लिए मैटर करते हैं। तो क्या हो गया, देखो अपने क्या हुआ ना कि अपने प्रोसेस हो गए कि हर कंपनी में प्रोसेस होंगे, फिर हर प्रोसेस के साथ रिस्क होगी। हर कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस होता है, तो नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग रिस्क भी डिफरेंट होगी। उसके बाद में क्या करती है कंपनी, इंटरनल कंट्रोल्स लगाती है। कहीं पे कंट्रोल्स बहुत ज़बरदस्त होंगे, कहीं पे कंट्रोल्स कम होंगे, कहीं पे कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है उसके अकॉर्डिंग वो कंट्रोल डिज़ाइन करता है। अल्टीमेटली क्या होगा ना, इन सारे प्रोसेस में से ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो अप्रूवल सब फॉलो करके मान लो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे है। अब ये ट्रांजेक्शन अल्टीमेटली क्या होगा ना, आपको फाइनेंशियल्स में रिकॉर्ड करना है। तो हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, हमारे पास कोई सपोर्टिंग एविडेंस होता है। मान लो कि जैसे परचेज करना है तो परचेज का इनवॉइस होगा,
अगर कोई सेल्स है तो सेल्स का इन्वॉइस होगा। तो जो भी अकाउंटेंट वह एंट्री पास कर रहा है ना, वो किसी सपोर्टिंग एविडेंस के बेसिस के ऊपर ट्रांजेक्शन एंटर करेगा, और जब वो एंट्री करेगा तब वो इंश्योर करेगा कि ये सब कंट्रोल्स थे वो बराबर फॉलो होकर यहाँ पे आए नहीं आए। अभी तुम किसी को बोलोगे कि जाके अरे ये पेमेंट है, पेमेंट करना है, तो पहले चेक करेगा ना ये पेमेंट जो कंसर्न पर्सन है जिसको राइट से अप्रूव करने का उसने अप्रूव किया है क्या। वो अप्रूव होने के बाद ही वो पेमेंट प्रोसेस करेगा, वरना पेमेंट प्रोसेस नहीं करेगा। उसके बाद में वो पेमेंट की एंट्री पोस्ट करेगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंटिंग सिस्टम। तो मार्केट में बहुत सारे अकाउंटिंग सिस्टम है। कोई छोटा बिजनेस होगा तो एक्सेल में काम करता होगा, कोई थोड़ा सा बड़ा होगा टैली यूज़ करता होगा, कोई और बड़ा होगा तो ऑरेकल, जेडी, एडवर्ड्स, एसएपी ऐसे टूल्स यूज़ करता होगा, कोई क्विक बुक्स यूज़ करता होगा। तो ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर का भी इवैल्यूएशन करते हैं। हमारा एक क्लाइंट था, उसके पास में एक सॉफ्टवेयर ऐसा था कि इसका जब भी ट्रायल बैलेंस निकालोगे ना वो कभी टैली नहीं मिलेगा। तो मतलब आपका ट्रायल बैलेंस आ रहा है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, सॉफ्टवेयर है। तो हमने वो सॉफ्टवेयर जब उसका इवैल्यूएशन किया, उसका टेस्टिंग किया, तो पता पड़ा कि डेबिट तो कंसिडर हो रहे हैं सारे, बट कुछ अकाउंट के जो क्रेडिट है ना वो कंसिडर नहीं हो रहे, और वो कंसिडर नहीं हो रहे थे इसलिए वो ट्रायल बैलेंस सही नहीं था। तो देन वो क्लाइंट ने क्या किया ना, जो भी सॉफ्टवेयर की पार्टी थी उसको बुलाया, उसको बोला कि भाई ये गड़बड़ है। तो उसने क्या किया, उसने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उसके बाद में वो ट्रायल बैलेंस सही हुआ। इसलिए हम अकाउंटिंग सिस्टम पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि अकाउंटिंग सिस्टम सही होगा ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है, आईटी प्रोडक्ट्स है। आईटी प्रोडक्ट क्या है, किसी ने डिज़ाइन किया, किसी ने कोड किया है। अगर कोड में एरर हुआ तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर हिल सकता है। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट हमें वो सॉफ्टवेयर का भी इवैल्यूएशन करना पड़ता है। ओके, तो अभी अगला पॉइंट ये हो गया कि हमने चलो सॉफ्टवेयर जो था ना, सॉफ्टवेयर इवैल्यूएट कर लिया, क्या सॉफ्टवेयर का क्या चल रहा है, क्या फंडा है। तो ये सॉफ्टवेयर में हमारी अकाउंटिंग हो गई। अभी अकाउंटिंग के बाद में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, और ट्रायल बैलेंस को आप समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म दे दोगे इन सिंपल लैंग्वेज। अभी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं, तो तुम्हें ये भी आइडिया हो जाएगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रायल बैलेंस को लिया और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं। उसके बाद में हमें क्लोजिंग में कुछ एंट्रीज पोस्ट करनी पड़ती है, वो तो वहाँ पर आपका जजमेंट एप्लीकेशन है, तो वो यूज़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अब ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर का मतलब मैंने क्या बताया था, एसेट एंड लायबिलिटी बराबर है, P&L बराबर है, अकाउंटिंग पॉलिसीज बराबर है, हमारे जो डिस्क्लोजर्स है वो बराबर है, कोई मटेरियल ट्रांजेक्शन नहीं छूटा है। तो ये एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट से है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएगा वो ट्रू एंड फेयर बनाएगा। अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप क्या करोगे, बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो के फॉर्म में आप सेटअप कर दोगे कि तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद क्या चेक करोगे कि भाई एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू बराबर है, ऐसा तो नहीं ना कि टोटली नहीं हो रहा है। उसके बाद में P&L देख लो कि P&L बराबर है, कि ये जहाँ से प्रॉफिट आ रहा है वो अप्रोप्रिएटली रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सब आप एक्यूरेसी चेक करते हो। तो ये इन जनरल एक कंपनी का प्रोसेस हो गया। अभी हम देखेंगे कि देखो जो एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग और स्कोप ऑफ ऑडिटिंग है ना, वो बेसिकली क्या बोलता है। हमारा अगला टॉपिक देखो, हमारे मॉड्यूल में टॉपिक है एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिटिंग, कि हमें ऑडिटिंग में क्या क्या कवर करना होता है। तो देखो, हमें एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स करना होता है। देखा था ना हमने, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो हमारा एसएपी है, हमें उसका भी स्टडी करना पड़ता है, उसको भी टेस्ट करना पड़ता है। और इंटरनल कंट्रोल्स कहते हैं जो कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल्स किया उसका हम एग्जामिनेशन करते हैं। सेकंड है रिव्यूइंग द सिस्टम एंड प्रोसेस। ये इन जनरल है कि जो भी कंपनी का प्रोसेस है हम उसको स्टडी करते हैं, या कंपनी के और भी दूसरे प्रोसेस होंगे उनका स्टडी करते हैं। अगला है वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, कि जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ना वो एक्चुअल में हुए हैं, तो मतलब अगर उसके सपोर्टिंग एविडेंस है वो सब बराबर है। अगला पॉइंट है चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। मैंने क्या बोला कि आपका डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए ना, एसेट लायबिलिटी मैच होना चाहिए, तो वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। अगला है कंपैरिजन ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L विद अंडरलाइंग डेटा, मतलब जो बैलेंस शीट P&L बनाया ना वो अप्रोप्रिएटली ट्रायल बैलेंस से बना है। ऐसा नहीं होना चाहिए ट्रायल बैलेंस में कुछ और अमाउंट थे और बैलेंस शीट में कुछ और अमाउंट डाल दिया हमने, वैसा नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है असर्टेनिंग प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंस, कि ऐसा तो नहीं है ना कोई आइटम कैपिटल नेचर का हमने उसको P&L में डाल दिया, या फिर कोई आइटम रेवेन्यू नेचर का उसको कैपिटलाइज कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लो तुमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया, तुमने थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा कर दिया, तुम्हें लगा कि अभी डालूंगा P&L में ना तो P&L में लॉस दिखेगा, मुझे लॉस नहीं दिखाने का, तो तुमने क्या किया, उसको एक्सपेंस नहीं मान के फिक्स एसेट मान लिया। एक कंपनी थी एनरॉन करके, यूएस में टेलीकॉम कंपनी थी, वहाँ यही फ्रॉड हुआ था। वो क्या करते थे, जो भी खर्चा करते थे ना उसको एक्सपेंस की तरह डेबिट नहीं करते थे, उसको फिक्स एसेट्स में कैपिटलाइज कर देते थे। उससे क्या हुआ ना कि उनका P&L जो था ना हमेशा सही दिखा ही नहीं, अल्टीमेटली वो फ्रॉड बाद में बाहर आया और वो कंपनी खत्म हो गई। फिर अगला क्या है कि हम एसेट्स का वेरिफिकेशन करेंगे, लायबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन करेंगे, चेकिंग रिजल्ट्स दैट वेदर दे शो दैट ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। वो तो हमारा ऑडिटिंग का फंडा ही है कि हमें चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। अगला है चेकिंग कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, की जो भी कंप्लायंस है, जो भी डिस्क्लोजर्स है वो सब अप्रोप्रिएटली किए हैं। लास्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन ऑन बॉडी। हमने अगर वेरिफिकेशन सब कर लिया उसके बाद हम रिपोर्ट बनाएंगे, उस रिपोर्ट को
प्रॉपर्ली देने का है। अभी ऐसा है कि तुमने रिपोर्ट बनाया और तुम देना हमको मैनेजमेंट को, हम दे किसी और को रहे, हम बैंक को दे के आ रहे, वैसा थोड़ी ना होता है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें किसको रिपोर्ट करना है। क्लियर है? तो एक बार फिर से देख लो, ये 11 पॉइंट है कि पहला क्या है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल का एग्जामिनेशन करेंगे। कंपनी में क्या सिस्टम एंड प्रोसीजर है वो देखेंगे। उसका अगला देखेंगे कि ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कि भैया जो ट्रांजेक्शन्स हुए वो ऑथेंटिक है कि नहीं। अगला पॉइंट क्या था, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखनी है कि बैलेंस शीट सब टैली हो रहा है, बराबर टैली हो रहा है, ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। कंपेरिजन ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L विद अंडरलाइंग डेटा, कि जो ट्रायल बैलेंस है उससे बनाया है ना, ऐसा तो नहीं है ट्रायल बैलेंस में कुछ और अमाउंट था, बैलेंस शीट बनाते वक्त कुछ और अमाउंट ले गए। Ascertaining the proper distinction between revenue and capital expenses, क्लियर है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज। अगला पॉइंट है चेकिंग रिजल्ट वेदर दे शो द ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट इज जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है वो सब चेक करने का, डिस्क्लोजर वगैरह सब कुछ बराबर दिया हुआ है। आखिरी पॉइंट है रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट बॉडी। तो ये है आस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिटिंग। मैंने इसको समराइज फॉर्म में दिया हुआ है, मॉड्यूल में जाके देखोगे तो लिखा होगा कि एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, उसके आगे लिखा होगा that we have to evaluate that as per the nature and the size of the business whether this system of accounting and internal controls are appropriate or not. Reviewing the system and procedure में लिखा होगा कि हमें इंश्योर करना है कि इसमें ऐसा कोई वीकनेस तो नहीं है। ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस में लिखा होगा कि इस पर जो सपोर्टिंग एविडेंस है वो है कि नहीं। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वो बेसिकली इसका डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, जब तुम नोट्स पढ़ोगे तो तुमको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में अगर ये 11 पॉइंट क्वेश्चन का आता है तो अगर इतना भी लिखोगे तो मोर और लेस सफिशिएंट है। अगला हमारा पॉइंट है स्कोप ऑफ ऑडिट। देखो, स्कोप का मतलब हमेशा होता है बाउंड्री डिफाइन करना। तो जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं ना, तो हमें एक बाउंड्री डिफाइन करनी है कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करे जा रहे हैं। मतलब अगर हमें वेरिफिकेशन करना है, मतलब हम करे जा रहे हैं, कुछ तो एंड होगा ना वेरिफिकेशन का। तो हमें क्या है ना, ऑडिट में एक बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ती है। भैया हमारा ऑडिटिंग का स्कोप ये है। मैं यहाँ पे ऑडिट करना, क्लाइंट आपसे कैसा बोले कि काम करो यार भैया हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर दो, तो मैं बोलूँगा यार ये मेरे ऑडिट का स्कोप ही नहीं है, मेरा काम है ऑडिट करने का। वो आगे तुमको बोल रहा है हमारा टैक्स का रिटर्न बढ़ना है ना भैया, आप बढ़ दोगे क्या? मैंने कहा यार ये मेरा काम नहीं ना ऑडिट का, मैं तो ऑडिटिंग करने आया हूँ। तो हम बात करते हैं स्कोप के बारे में। तो देखो, स्कोप में पहला पॉइंट ये क्या बोल रहा है, एडिक्वेटली कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो मैंने जो फर्स्ट पॉइंट किया था ना स्टार्ट में, देखो तो बेसिकली हमें ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज है ना वो कवर करने हैं। अभी ये जनरल ज्ञान है, किसी मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट ने भी मन से लिखा हुआ है। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि भैया हमें सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। मैंने कहा ठीक बात है, सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। अगला ये बोलता है टू फॉर्म ओपिनियन एंश्योर अंडरलाइंग डेटा इज रिलायबल एंड सफिशिएंट। ये एस्पेक्ट टू भी कवर्ड इन ऑडिटिंग में भी लिखा हुआ था कि हमें चेक करने का है कि जो ट्रांजेक्शन हुए वो ऑथेंटिक है कि नहीं। उसी को डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है कि टू फॉर्म एन ओपिनियन एंश्योर द अंडरलाइंग डेटा इज रिलायबल एंड सफिशिएंट। कैसे चेक करेंगे कि डेटा रिलायबल एंड सफिशिएंट है? अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल का स्टडी करेंगे। ठीक है, अगला है कैरी आउट सच अदर टेस्ट एनक्वायरीज एंड अदर वेरिफिकेशन प्रोसेस, जिससे पता पड़ जाए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो अंडरलाइंग डेटा है ना वो रिलायबल और सफिशिएंट है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हम कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे, सब्सटेंटिव टेस्टिंग करेंगे, उन समय पता पड़ जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल और सफिशिएंट है कि नहीं। उसका अगला पॉइंट है टू फॉर्म ओपिनियन एंश्योर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज। देखो, ट्रू एंड फेयर व्यू में लिखा था ना कि यार अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोजर, सबका डिस्क्लोजर्स भी बराबर होना चाहिए। तो कैसे करोगे डिस्क्लोजर बराबर है? कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अंडरलाइंग डेटा। मैंने बोला ना कि ट्रायल बैलेंस को कंपेयर कर लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऐसा तो नहीं है ना कि ट्रायल बैलेंस में कुछ और था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और नंबर डाल के टैली कर दिए। जजमेंट सेलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, जजमेंट अप्लाई करना पड़ता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक कस्टमर है, उसका पैसा नहीं आ रहा है, तुम बोलते हो पैसा नहीं आ रहा तो प्रोविजन कर दो डाउटफुल डेट का। मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं, हमारा डिस्कशन चल रहा है, वो बोल रहा है मैं पैसा दूंगा। तो हमने बोला कि ठीक है वो पैसा देगा, बट वो ऐसा बोल रहा है कि सारा पैसा दे दूंगा। मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं, वो बोल रहा है कि 40% दे दूंगा। हमने बोला क्या गारंटी है कि वो 40% देगा? मैनेजमेंट बोला हमारा डिस्कशन चल रहा है, और उसके बेसिस में वो क्या करेगा ना, 40% पैसा वो बोल रहा आ जाएगा, तो 60% का वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कर देगा, बाकी का नहीं करेगा। ये मैनेजमेंट का जजमेंट है। अभी सिर्फ एक एरिया में जजमेंट अप्लाई नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे जजमेंट का एप्लीकेशन होता है। तो हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है कि मैनेजमेंट के जजमेंट सही तो है ना। लास्ट है नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप। तुम बोलोगे कि यार ये काम करो, ITR भर दो, हमारा ये चेक कर दो, हमारा बिजनेस का हमको ये बता दो, हमारा मैनेजमेंट का कुछ रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर दो। अरे वो सब अपना काम नहीं है, अपने को सिर्फ ऑडिट करने का है। लास्ट पॉइंट है कॉन्स्टेंट ऑन स्कोप। अगर हमारे काम में कोई बाधा उत्पन्न करी, या हमें काम करने से रोका जा रहा है, या हमें जो एविडेंस चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे,
हम इवैल्यूएट करेंगे कि हमें हमारी ओपिनियन को मॉडिफाई करना है या हमें क्लाइंट को ही विड्रॉ करना है, मतलब क्लाइंट छोड़ना है या ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो स्कोप में ये पॉइंट देखो डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि स्कोप क्या करता है, बाउंड्री डिफाइन करता है। तो जब भी हमको बोलेंगे ना कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट, तो हमें बेसिकली माइंड में सोचना है सबसे पहले कि हमें सारे प्रोसेस कवर करने हैं। ठीक है, हमने सारे प्रोसेस कवर करने हैं, पहला। सेकंड, हमें देखना है कि इन्फॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट है कि नहीं, और अगला देखना है कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुई है कि नहीं। तो पहला पॉइंट एक तरह से ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया। अभी कैसे चेक करेंगे रिलायबल और सफिशिएंट है कि नहीं? हमने बोला कि हम अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल का स्टडी कर लेंगे, हम अदर टेस्ट एंड इंक्वायरी और वेरिफिकेशन प्रोसेस करेंगे, मतलब कंट्रोल टेस्टिंग सब्सटेंटिव जो भी काम करना वो करेंगे। अगला है कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुई कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? भैया जो अंडरलाइंग डेटा है देख लेंगे, प्रॉपर्ली समराइज है क्या, कंपैरिजन कर लेंगे, और जो भी जजमेंट अप्लाई किया मैनेजमेंट में उसको इवैल्यूएट कर लेंगे। आखिरी बोला कि भैया जो हमारे स्कोप में ना हम वही काम करेंगे, जो हमारे स्कोप में वो है नहीं उस काम को हम नहीं करेंगे। अगला लास्ट पॉइंट हो गया कि कांस्टेंट ऑन स्कोप। तो ये अपने देखो पॉइंट नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, ये पॉइंट नंबर अपना 5 हो गया। ठीक है, कि जो कांस्टेंट ऑन स्कोप है, अगर मैनेजमेंट कुछ बाधा उत्पन्न कर रहा है, हमको काम नहीं करने दे रहा है, या हमको जो एविडेंस है वो गैदर नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो हम हमारी ओपिनियन को मॉडिफाई कर देंगे, या फिर हम देखेंगे कि हमें ये क्लाइंट ही छोड़ने का है क्या। अभी देखो, अगर ये प्रोसेस समझ में आता है ना, तो तुम्हारे दोनों कवर हो जाते हैं। देखो कैसे होते हैं, सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं हमें, ये हो गया। हमें अकाउंटिंग सिस्टम की स्टडी करनी है, हमें इंटरनल कंट्रोल्स की स्टडी करनी है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखनी है, हमें देखना है एसेट्स का वेरिफिकेशन करना है, लायबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन करना है, P&L अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो चेक करना है, जो रेवेन्यू एक्स और कैपिटल आइटम्स उनका डिस्टिंक्शन बराबर है कि नहीं वो चेक करना है, ट्रांजेक्शन्स रिलायबल है कि नहीं उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, और अकाउंटिंग सिस्टम का स्टडी करना है। तो मोटा मोटी ये प्रोसेस समझ में आता है ना, तो तुम एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिटिंग और स्कोप ऑफ ऑडिटिंग आराम से आंसर कर सकते हो। अगर